अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूरोपैथिक आर्थराइटिस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है न्यूरोपैथिक आर्थराइटिस, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका डैमेज होगा। नर्वस सिस्टम में आपकी मोस्टली जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो डैमेज होती है, सेंसरी भी और मोटर भी। सेंसेशन लॉस्ट होने की वजह से फर्दर जो आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं वो लीड करते हैं आर्थराइटिस को। तो इसमें हम देखेंगे मैकेनिज़्म होता क्या है न्यूरोपैथिक आर्थराइटिस। जैसे कि हमें पता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मोस्टली जो सेंसरी नर्व्स हैं वो डैमेज होती हैं हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से, तो सेंसेशन लॉस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक फुट डेवलप हो जाता है। डेफिनेशन देखेंगे न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथी की। न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथी या फिर इसे हम कहते हैं न्यूरोपैथिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी के मतलब इसमें आपकी बोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। सेम या फिर थर्ड नेम इसका चारकोड जॉइंट भी है, ऑफन चारकोड फुट भी कहा जाता है। आफ्टर द फर्स्ट टू डिस्क्राइब इट जीन मार्टिन चारकोड रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द वेट बेयरिंग जॉइंट। अब रीज़न क्या है इससे चारकोड जॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका इन्वेंटर का नाम जीन मार्टिन चारकोड था। A process marked by bony destruction, bone resorption and eventual deformity due to loss of sensation। अब इसमें चारकोड जॉइंट्स में बोनी डिस्ट्रक्शन, बोन जो है वो आपकी वही डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिजॉर्प्शन नहीं होती, और एवेंचुअली डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। जो आपके फुट के स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो मीडियल आर्च है, ये लॉस्ट हो जाती हैं, फुट फ्लैट हो जाता है, या फिर अगर हम सीवियर केसेस में देखें तो रॉकर फुट डिफॉर्मिटी बन जाती है हमारे फुट पे। ये जो फुट होता है वो उसका प्लांटर साइड पे वो कन्वेक्सिटी डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रॉकर फुट डिफॉर्मिटी। और ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, सेंसेशन लॉस्ट होने की वजह से ये सारी चेंजेस आती हैं। मेन काज वही पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। ये अगर हम देखें तो वही डायबिटिक फुट। साइन एंड सिम्टम्स अब क्या मिलेंगे हमें। द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़ फ्रॉम माइल्ड स्वेलिंग टू द सीवियर स्वेलिंग एंड मॉडरेट डिफॉर्मिटी। वही प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है कि जो डायबिटिक फुट अल्सर है उनकी स्टेज कौन सी चल रही है। अगर तो अर्ली स्टेज होगी, स्टेज 1-2 का होगा, तो माइल्ड इरिथमा और माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलेंगे। अगर तो सीवियर स्टेज है तो सीवियर स्टेज में हमें स्वेलिंग भी ज़्यादा मिलेगी और हो सकता है तब तक कोई ना कोई डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो चुकी हो। इन्फ्लेमेशन, इरिथमा, पेन, इंक्रीज्ड स्किन टेम्परेचर 3 to 7 डिग्री सेल्सियस अराउंड द जॉइंट्स में बी नोटिसेबल ऑन एग्जामिनेशन। ये इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन, इरिथमा, पेन ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ क्या है, स्किन टेम्परेचर भी हमें रेज्ड मिलता है जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है। पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस अगर हम देखें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस न्यूरोपैथी द मोस्ट कॉमन इन US टुडे रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फुट एंड एंकल जॉइंट्स। अब ये न्यूरोपैथी डेवलप क्यों होती है, क्योंकि इसमें फुट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, फुट का स्ट्रक्चर और एंकल जॉइंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स में देखें तो एवरेज 600 या फिर 700 में हमें ये एक केस लाजमी मिलता है डायबिटिक फुट का। और रीज़न क्या होती है, वही जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। डायबिटीज़ इज़ दी फॉरमोस्ट काज इन दी अमेरिका टुडे फॉर द न्यूरोपैथिक जॉइंट डिजीज़ एंड द फुट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। In those with the foot deformity, approximately 60% are in tarsometatarsal joints, medial joint affected more than lateral, 30% metatarsophalangeal joints and 10% have ankle diseases। जो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ हैं वही डिस्टली ही इन्वॉल्व होती हैं। डिस्टल पार्ट जैसे कि फुट है और वेट बेयरिंग पार्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इनके परसेंटेजेस देखें तो टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स है वो 60% इन्वॉल्व होती हैं 60% केसेस में, 30% केसेस में टार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स और 10% में एंकल डिजीज़ भी साथ हो सकती है। इसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास इरिथमा है, एडिमा, इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे कि हमने पीछे साइन एंड सिम्टम्स देखे थे वो सारे आ जाएंगे। इन न्यूरोपैथिक फुट जॉइंट्स प्लांटर अल्सर्स में भी
प्रेजेंट, क्योंकि वेट बेरिंग एरिया ही हमारे प्लांटर साइड होती है फुट की, तो उसी पे ही हमें अल्सर फॉर्मेशन मिलेगी। डेफिनेटिव डायग्नोसिस में रिक्वायर बोन आर्थ साइनोवियल बायोप्सी। अगर तो हमने डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाना है तो उसके लिए हमें बोन स्कैन की भी ज़रूरत होगी, बोन इमेजेस की और साइनोवियल बायोप्सी की भी। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू योकम एंड रो द 6 Ds हाइपरट्रॉफी। तो इसमें 6 Ds क्या हैं? डी फॉर डिस्टेंडिंग जॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज, डेब्री प्रोडक्शन, डिसलोकेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। फर्दर आ जाता है हमारे पास ट्रीटमेंट कि इन 4 कोर जॉइंट्स को, न्यूरोपैथिक आर्थराइटिस को ट्रीट कैसे करेंगे। अगर तो आर्थराइटिस है और वो उसकी एक्टिव फेज चल रही है, एक्यूट फेज जिसे हम कहते हैं, तो सिंपली हमने नॉन ऑपरेटिव उसे ट्रीट करना है। नॉन ऑपरेटिव में हमने वही प्राइस फार्मूला अप्लाई करना है। प्राइस में प्रोटेक्ट करना है उस इफेक्टेड साइट को, हमने रेस्ट देने हैं, आइसिंग करनी है, क्रायोथेरेपी करनी है, कॉम्प्रेशन बैंडेजेस यूज़ करानी है एडिमा को सबसाइड करने के लिए, स्वेलिंग को सबसाइड करने के लिए, और एलिवेशन करनी है। तो वही नॉन ऑपरेटिव में रेस्ट, एलिवेशन, प्रोटेक्टेड इमोबिलाइजेशन विद द स्लिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी। अब अगर तो एक्यूट स्टेज नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम सीवियर केसेस में देखें जहाँ पे सर्जरी ही हमारे पास ऑप्शन होता है, तो सर्जिकल ऑप्शन में हमारे पास आर्थ्रोडिसिस आ जाता है। डू नॉट अटेम्प्ट ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड बोन इरोजन। तो ये हम वही क्रोनिक स्टेज में करते हैं, एक्यूट में नहीं कर सकते क्योंकि बोन इरोजन के चांसेस होते हैं। ओनली परफॉर्म ड्यूरिंग द क्वेसेंट स्टेजेस, रिक्वायर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन। और सर्जरी के बाद ही हमें इमोबिलाइज करना पड़ता है। इमोबिलाइज करने के बाद जब तक कि सर्जिकल इंसिजन, सर्जिकल वुंड हील नहीं हो जाता, और साथ साथ हमें फिर रिहेबिलिटेशन भी स्टार्ट करनी होती है। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं आर्थ्रोडिसिस के अलावा। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। चारकोड जॉइंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट ड्यू टू पुअर बोन स्टॉक, प्रोस्थेटिक लूजनिंग, इंस्टेबिलिटी एंड सॉफ्ट टिश्यू कंप्राइज। अगर तो हमारे पास बाकी इन्फ्लेमेशंस होती हैं, आर्थराइटिस होते हैं, तो उसमें हम रिप्लेसमेंट ही करते हैं। जैसे ओई है, ओई में मोस्टली रिप्लेसमेंट की जाती है, लेकिन चारकोड जॉइंट है उसमें हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, कंट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, तो इसमें रीज़न क्या है कंट्रा इंडिकेशंस के? मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोडिसिस कर देते हैं या फिर हम एम्पुटेशन कर देते हैं, रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। तो रिप्लेसमेंट ना करने की रीज़न यही है कि पुअर बोन स्टॉक होता है, प्रोस्थेटिक लूजनिंग होती है, कोई भी अगर हमने प्रोस्थेटिक देना है तो वो लूज़ हो जाता है, इंस्टेबिलिटी होती है, और सॉफ्ट टिश्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। थैंक यू सो मच, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आई लव यू।